नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। ये जो मुद्दा है ये जुड़ता है पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर से, जिसके बारे में एक न्यूज आ रही है जिसके अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि अब मणिपुर से क्या नहीं हटेगा अप्सपा, यानी जिसे हम सैन्य बल विशेष शक्ति अधिनियम कहते हैं, जिसके ऊपर अक्सर प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए जाते हैं कि ये जो विशेष अधिनियम है ये मानव अधिकारों का हनन करता है। यही नहीं, ये मौलिक अधिकारों का भी हनन करता है, जीवन जीने के अधिकार का हनन करता है। ऐसे सारे कई कह सकते हैं कि इसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और इसी कारण से अक्सर ये जो अधिनियम है ये विवादों का विषय रहता है। और अब चूंकि पहले सरकार ने ये कहा था कि मणिपुर से इस विशेष अधिनियम को हटा लिया जाएगा, लेकिन अब क्या है कि अब न्यूज आ रही है कि अब मणिपुर से ये विशेष सैन्य बल जो शक्ति अधिनियम है ये नहीं हटाया जाएगा। तो यही आज हमारे चर्चा का विषय है। देखेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। इसके अलावा हम देखेंगे कि सैन्य बल विशेष शक्ति अधिनियम है क्या, इसके तर्क में क्या पक्ष रखे जाते हैं, इसके विपक्ष में क्या तर्क रखे जाते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है और इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो क्या है। ये सारे बिंदु होंगे जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले चलिए चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस कुछ बड़े डिस्काउंट लेके आया है। ये जो डिस्काउंट है ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जितने भी कोर्स संस्कृति आईएएस संचालित कर रहा है उस पर ये छूट आपको मिल सकती है, बशर्ते इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। ये जो ऑफर है इसकी जो वैलिडिटी है ये 5 से 10 अक्टूबर 2024 तक ही है। अगर आप इस समय सीमा के बीच में अगर जुड़ते हैं तो इस छूट का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इन कोर्स के बारे में, इस सूचना के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर 9555124124 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर संस्कृति जो आईएएस है इसकी वेबसाइट पर विजिट करके संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने न्यूज़ को देखते हैं। न्यूज़ क्या है तो अप्सपा एक्सटेंडेड इन मणिपुर बाई 6 मोर मंथ्स। ये न्यूज आ चुकी है कि अब मणिपुर राज्य में क्या है कि जो सैन्य बल विशेष शक्ति अधिनियम है ये नहीं हट रहा। और ये जो अधिनियम है ये क्या है कि अब 6 महीने से अधिक तक यहाँ लागू रहेगा। ये बात कही गई है कि इसका अब एक्सटेंड, इसका विस्तार कर दिया गया है। इसी कारण से अब चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि क्या मणिपुर से अब कभी नहीं हटेगा अप्सपा। तो अभी क्या है कि अभी तो ये कहा गया कि ये अधिनियम 6 महीने तक तो नहीं हट रहा, ये लागू रहेगा। और कहाँ लागू रहेगा उस पर हम चर्चा करेंगे और इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें होंगी उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए पूरे मामले को समझने का प्रयास करते हैं। मामला क्या है तो मणिपुर सरकार ने सोमवार को राज्य में जो सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम जिसको अप्सपा कहते हैं इसको अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, इसका विस्तार कर दिया गया है। इसको लागू किया गया है कि पहले से जो ये प्रक्रिया अधिनियम लागू था ये आगे भी लागू रहेगा। और अभी तक क्या है कि 6 महीने की बात कही गई है, इसके बाद भी ये लागू रह सकता है। इस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि आने वाले 6 महीने के बाद क्या स्थिति रहती है। देखिए इसमें अगर बात करें तो जो इम्फाल वैली है इसके अंतर्गत आने वाली जो 19 पुलिस थाना क्षेत्र हैं और असम की सीमा से सटे एक क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है। यही नहीं, अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि राज्य में मौजूदा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद राज्य सरकार की राय है कि जमीनी स्तर पर विस्तृत आकलन करना उचित नहीं है। ये बात कही गई है क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां या कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में व्यस्त हैं। इस कारण से ये कहा जा रहा है कि अभी यहाँ से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि मणिपुर के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो अनरेस्टेड हैं, अशांत क्षेत्र हैं। वहाँ किसी प्रकार की गतिविधि हो सकती है, वहाँ कोई दंगा भड़क सकता है, कोई उग्रवादी या आतंकवादी गतिविधि हो सकती है। और इस प्रकार के संवेदनशील क्षेत्र में इस अधिनियम को हटाया नहीं जा सकता, इस एक्ट को हटाया नहीं जा सकता। अब क्यों नहीं हटाया जा सकता ये कारण बताए गए हैं। दूसरी बात करें कि आखिर इस अधिनियम के लागू होने से क्या फायदा होता है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए बात कर ले कुछ इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो घटनाक्रम के बारे में अगर देखें तो इस घटनाक्रम के बारे में ये कहा गया कि यहाँ पर जो आयुक्त गृह थे उनके द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में ये कहा गया है कि मणिपुर के राज्यपाल 19 पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ये जो क्षेत्र है जो माना गया है कि ये अशांत क्षेत्र नहीं है, यहाँ स्थिति सामान्य है। और इसके अलावा जो बचे हुए
क्षेत्र हैं मणिपुर राज्य को 1 अक्टूबर से 6 महीने की अवधि के लिए आसान क्षेत्र घोषित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। और जब ये आसान क्षेत्र घोषित हो गया तो इसका मतलब है कि ऐसे क्षेत्र में हमें क्या होगा कि यहाँ पर जो सिविल अधिकारी होंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ पर आर्म्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। उसके बगैर यहाँ पर काम नहीं चलेगा। और इसी कारण से अब कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर क्या होगा कि अप्सपा लागू होगी। दूसरी बात करें तो राज्य सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना में कहा है कि ये जो विस्तार है ये 1 अक्टूबर से पूरी तरह से लागू हो जाएगा प्रभावी रूप से। दूसरी बात करें तो इसमें यह भी कहा गया है कि इस तरह के संवेदनशील मामले पर विस्तृत जो मूल्यांकन है उसके बिना किसी निष्कर्ष या निर्णय पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और इसीलिए इस समय राज्य के आसान क्षेत्र के दर्जे की समीक्षा करना उचित नहीं है, क्योंकि अधिकांश जो अधिकारी हैं, जो एजेंसियां हैं, वो अलग अलग कार्यों में व्यस्त हैं। इसी कारण से इस एक्ट को आगे विस्तारित किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों को अप्सपा के दायरे से बाहर रखा गया है वे बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के प्रभुत्व वाले हैं। आप समझ सकते हैं यहाँ पर 2 बड़े महत्वपूर्ण जो समुदाय हैं वो वास करते हैं। उनमें से एक समुदाय है मैतेई, अक्सर चर्चा में रहता है, इससे जुड़े हुए प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अब चूंकि पूरे मामले का जो संबंध है वो किससे है, तो वो जुड़ता है सैन्य बल विशेष शक्ति अधिनियम से। तो इसके बारे हम देखेंगे कि मणिपुर में जो सैन्य बल विशेष शक्ति अधिनियम है ये कब लागू हुआ, और इसके बारे में थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो सैन्य बल विशेष शक्ति जो अधिनियम है ये भारतीय सशस्त्र बलों को आसान क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की विशेष शक्ति प्रदान करता है। और ये जो अधिनियम है ये मणिपुर में वर्ष 1980 के दशक के प्रारंभ में ही लागू हो गया था, क्योंकि उस समय क्या है कि यहाँ पर जो स्थिति थी वो सामान्य नहीं थी। यहाँ पर कई सारे जो समुदाय हैं उनके बीच में आपस में कह सकते हैं कि संघर्ष देखने को मिला। जो सीमा पार के जो क्षेत्र हैं वहाँ से बहुत सारे इस तरह के कह सकते हैं कि ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही थी जिसके कारण राज्य में जो व्यवस्था थी वो सामान्य नहीं हो पा रही थी। उसी कारण से ये जो एक्ट है इस राज्य में लागू किया गया। ये अलग बात है कि वर्ष 2004 में जो इम्फाल नगर पालिका क्षेत्र है इससे इस अधिनियम को हटा लिया गया था। फिर अप्रैल 2022 में राज्य के 6 जिलों में फैले 15 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। तो अभी तक क्या है कि मणिपुर में जो ये बात करें जो यहाँ पर अप्सपा है इसके बारे में क्या कब लागू हुआ ये बात हमने देख ली। अब हम बात कर लेते हैं सैन्य बल विशेष शक्तियां अधिनियम जो अप्सपा है इसके बारे में देखते हैं कि आखिर ये है क्या, इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, आखिर इसका विकास कैसे हुआ, भारत में सबसे पहली बार कब ये लाया गया, और फिर इसके बारे में हम देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या है कि अगर किसी क्षेत्र में ये अधिनियम लागू हो जाता है तो वहाँ पर स्थितियाँ क्या होती हैं, और ये लागू होने के बाद जो सैन्य बल हैं, जो इसके कह सकते हैं जो सशस्त्र बल के जो सैनिक हैं उनको कौन से राइट्स मिल जाते हैं, कौन से अधिकार मिल जाते हैं। इसके बाद देख लेंगे कि इसके पक्ष में क्या कहा जाता है, विपक्ष में क्या कहा जाता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रारंभिक विकास की। देखिए जब आज़ादी से पहले भारत में अंग्रेजी हुकूमत का शासन था, उसी दौरान वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार के जो वायसराय थे लिन लिथगो, ये उस समय वायसराय थे, और इन्होंने ही सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अध्यादेश 1942 पारित किया। इसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद देखें जब भारत सरकार का गठन हुआ तो पहले जो सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अध्यादेश 1942 जो वायसराय लिन लिथगो ने पारित किया था उसी की तर्ज पर भारत सरकार ने 1947 में बंगाल, असम और पूर्वी बंगाल में विभाजन होने के कारण जो यहाँ पर अनरेस्ट उत्पन्न हो गया था, अशांति देखने को मिल रही थी, इसी से निपटने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे। बाद में अध्यादेशों को एक ही सैन्य बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 के रूप में पारित कर दिया गया, एक साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। तो इस तरह से क्या है कि भारत में पहली बार जो ये सैन्य बल विशेष शक्तियाँ जो अधिनियम है ये लागू हो चुके हैं।
अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके प्रावधानों की कि अगर ये सैन्य बल विशेष शक्तियाँ जो अधिनियम है इसके प्रावधान क्या है, ये लागू हो जाता है तो क्या स्थिति सामान्य होती है, क्या असामान्य होती है, उस समय जो सैन्य बल है उसे कौन से राइट्स मिल जाते हैं। तो देखिए, सशस्त्र बलों को आसान क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, ये पहली बात। दूसरी बात, सुरक्षा बलों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को गोली मारने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर सबसे जो प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है, ये कहा जाता है कि जो सामान्य कहें, जो हम लोगों को, नागरिकों को जो जीवन जीने का अधिकार है उसका हनन करता है क्या, ये एक्ट। और एक्ट का ये जो प्रावधान है कि सुरक्षा बलों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को जान से भी मारने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि कोई भी कानून नहीं लागू होता है, ये सबसे कह सकते हैं कि विवादित क्लाज है इस एक्ट के बारे में। और भी देखते हैं, देखिए, यदि व्यक्ति की मौत हो जाती है, मान लीजिए कि गोली चला दिया किसी भी कह सकते हैं कि सैनिक ने, तो उसके बाद क्या है कि जो जवाबदेही है गोली चलाने वाले की या गोली चलाने का जो आदेश देने वाला अधिकारी है उसकी जवाबदेहिता नहीं मांगी जाती है। तो इस तरह से क्या है कि ये क्या है कि जीवन जीने के अधिकार का हनन करता है। क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा सकते हैं, ये बात इसमें इस क्लाज में कही गई है कि किसी भी स्थान पर अगर देखें तो 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, कोई इस तरह का मिला जुला कार्य नहीं कर सकते, कोई कह सकते भाषण नहीं कर सकते, इस पर रोक लगाया जा सकता है। यही नहीं, संदेह होने पर किसी भी स्थान की तलाशी ली जा सकती है। ये भी एक कह सकते हैं कि इस एक्ट में एक बड़ा ही ऐसा क्लाज है जिस पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। खतरा होने पर उस स्थान को नष्ट होने का भी अधिकार ये एक्ट सैन्य बल को प्रदान करता है और किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है यदि किसी क्षेत्र में ये कह सकते हैं अधिनियम लागू है। यही नहीं, हथियार ले जाने का संदेह होने पर किसी भी वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली जा सकती है। तो ये बात कही गई है। अब इसमें थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी हो जाता है कि जो अशांत क्षेत्र हैं, अनरेस्ट जो एरियाज हैं, जो रीजन है, वो किसे हम कहते हैं। सामान्य तौर पे अगर बात करें कि कोई भी क्षेत्र ऐसा है जहां पर देखें कि सामान्य जो वहां पर पहले से व्यवस्था लागू की गई है, जैसे किसी क्षेत्र में अगर वहां पर सामान्य प्रशासन की व्यवस्था लागू की गई है लेकिन उस क्षेत्र का जो कंट्रोल है वो व्यवस्था नहीं निभा पा रही है, उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और उस स्थिति में क्या है कि ये कहा जाता है कि वहां पर जो कह सकते हैं सिविल जो अधिकारी हैं उनके सहयोग के लिए अगर सैन्य बल की आवश्यकता है तो ऐसे क्षेत्र को ही अशांत क्षेत्र कहते हैं। जैसे किसी राज्य के राज्यपाल या केंद्र सरकार को राज्य या संघ शासित क्षेत्र के मामले में ये लगने लगे कि वहाँ की स्थिति इतनी ज़्यादा अशांत है, इतनी ज़्यादा खतरनाक है, इतनी खराब हो चुकी है कि सिविल अधिकारियों के सहयोग के लिए सैन्य बलों का प्रयोग आवश्यक है, तो समझ जाइए कि वो जो स्थिति है वो या वो जो क्षेत्र है उसे ही हम अशांत क्षेत्र कहते हैं। राज्यपाल या केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी कर उस राज्य या संघ शासित क्षेत्र को, उसके किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है। देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा सकता है कि अशांत क्षेत्र कौन घोषित करता है और कैसे घोषित करता है, किस स्थिति में घोषित करता है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस क्लाज के ही जुड़े हुए कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनको तैनात किए जाने से संबंधित क्या बातें कही गई हैं। देखिए, धार्मिक, नस्ली, भाषा, क्षेत्रीय समूहों, जातियों, समुदायों के बीच में मतभेद या विवादों के चलते राज्यपाल या जो केंद्र सरकार है ये किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है और फिर वहां पर जरूरत पड़ती है इस एक्ट के लागू करने की। राज्य सरकारें इसके संदर्भ में सुझाव देती हैं, जैसे अधिनियम को लागू किया जाना है या फिर नहीं है, तो इसके सुझाव के मायने रखे जाते हैं क्योंकि ये राज्यपाल या केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वहाँ पर जो अप्सपा है ये लागू की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्सर क्या है कि ये जो एक्ट है इस पर विवाद देखने को मिलता है। ये तर्क दिया जाता है कि ये लागू नहीं किया जाना चाहिए और कुछ लोग ये कहते हैं कि वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि इसे लागू करना अनिवार्य है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं और इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। पहले पक्ष की बात करते हैं। तो देखिए, जो अप्सपा है ये केवल उस क्षेत्र पर लागू है जहाँ पर सामान्य कानून असाधारण स्थिति से निपटने के लिए अपर्याप्त है। इस कारण से कहा जाता है कि यहाँ पर सैन्य बल ऐसे क्षेत्रों में लागू या सैन्य बल को
वहाँ पर कह सकते हैं कंट्रोल के लिए वहाँ भेजना अनिवार्य है। तो ये एक्ट वहाँ पर लागू किया जाना चाहिए और यह तब लागू है जब पुलिस बल आतंकवादियों से निपटने में अक्षम है। यही नहीं, देश की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सेना का प्रयोग आवश्यक है, तो ये तर्क दिया जाता है। यही नहीं, देशी और विदेशी आतंकवादियों से निपटने के लिए सेना को विशेष शक्तियों की आवश्यकता होती है, इस कारण से ये तर्क दिए जाते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसके विपक्ष में क्या आर्गुमेंट पेश किए जाते हैं। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है कि मानव अधिकारों की रक्षा और उन्हें बनाए रखने में ये जो एक्ट है ये विफल है, क्योंकि इसमें कहा गया कि अगर कोई भी सस्पेक्टेड व्यक्ति है और यदि सैन्य बल या जो भी सैनिक है उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति को गोली से मार दिया जाना चाहिए, तो उसे ये राइट दिया गया है कि वो उसे गोली मार सकता है, यानी जान से मार सकता है। और इसकी जो जवाबदेहिता है उस गोली मारने वाले या फिर इसका आदेश देने वाले अधिकारी के ऊपर लागू नहीं होता है। इसी कारण से इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे अगर बात करें तो इसके कई सारे दुरुपयोग या उदाहरण भी देखने को मिले हैं। जैसे वर्ष 2004 की घटना है, असम राइफल के सैनिकों के द्वारा हिरासत में थांगजाम मनोरमा जो थी उनका बलात्कार हो गया, हत्या हो गया। ये मामला काफ़ी चर्चा में है। अब कैसे हुआ ये अलग एक मुद्दा है, ये एक एक्सेप्शनल है, कह सकते हैं ये मुद्दा जो है ये मामला है जो अपवाद है। लेकिन अभी तक यही देखने को मिला है कि जहाँ भी ये एक्ट लागू हुआ है वहाँ की स्थिति सामान्य हुई है। कुछ अन्य देख लेते हैं बातों पर। जैसे सशस्त्र बलों को केवल संदेह के आधार पर गोली मारने का जो अधिकार है ये जीवन जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। यही नहीं, मनमारी जो गिरफ्तारी है, हिरासत की जो शक्ति है, ये भी अपने संविधान के आर्टिकल 22 में निहित गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ जो संरक्षण के लिए मौलिक अधिकार है उसके विरुद्ध है, उसका हनन करता है। और जो सशस्त्र बल हैं उनको प्रतिरक्षा से संबंधित अगर बात करें तो सुरक्षा बलों के विरुद्ध कोई भी अभियोजन, वाद या अन्य कानूनी कार्रवाई केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं की जा सकती है। जैसा कि पहले हमने बताया कि अगर गोली चला दी जाती है किसी भी सैनिक के द्वारा और या फिर उस अधिकारी के द्वारा आदेश के बाद ये किया जाता है तो इसके संदर्भ में जवाबदेहिता नहीं बनती है जब तक कि ये मामला केंद्र सरकार के पास नहीं जाता है, केंद्र सरकार इसके लिए मंजूरी प्रदान नहीं कर देती है। तो ये बातें, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है। थोड़ा सा बात करें तो वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी है, इनकी अध्यक्षता वाली जो समिति है, इसने इस सैन्य बल विशेष शक्ति जो अधिनियम है इसको खत्म करने की सिफारिश की थी, मांग की थी, सुझाव दिया था। तो ये हमने देख लिया। थोड़ा सा हम बात करते हैं कि आखिर इसका विकल्प क्या है। अगर इस एक्ट की हम बात करें कि एक तरफ कहा जा रहा है कि नहीं ये अनिवार्य है, ये हमारे लिए सही है कि कुछ ऐसे अशांत क्षेत्र हैं, ऐसे रीजन हैं जहां पर सामान्य जो वहां पर कह सकते हैं कि जो सिविल प्रशासन अधिकारी हैं उनके द्वारा अगर व्यवस्था नहीं कंट्रोल हो रही है या जो स्थितियां हैं वो बहुत ही विपरीत हो जा रही हैं, बहुत ही खतरनाक हो जा रही हैं, तो वहाँ पर इस एक्ट के लागू किए जाना अनिवार्य है। लेकिन विरोध में भी बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? तो देखिए, स्थानीय आबादी के बीच में जो विश्वास है वो निर्मित किया जाए कि ऐसा नहीं है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ये सोचें कि ये जो एक्ट लागू हुआ है, जो सैन्य बल वहाँ पर डिप्यूट किया गया है, वो क्या है कि उनकी सुरक्षा के लिए ही किया गया है। इसके विरोध में वो सोच ना पाए और इसीलिए कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है उनके बीच में विश्वास डेवलप करना अनिवार्य है। यही नहीं, मौजूदा मामलों को तेज़ी से सुलझाना चाहिए। वहाँ पर जो भी मामले हैं, चाहे वो सीमा विवाद को लेकर है, अलग अलग समुदायों के बीच में जो तनाव है या कोई भी समस्या है जिसके कारण से वो क्षेत्र अशांत है, वैसे मामलों का समाधान किया जाना चाहिए। यही नहीं, मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप से निपटने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया भी बनाई जानी चाहिए। यही नहीं, अपसपा को पूरे राज्य में लागू करने के बजाय जो सीमित क्षेत्र जो खास तौर पे असंवेदनशील है, अशांत है, वहीं पर इसे लागू किया जाना चाहिए। तो ऐसे कुछ समाधान या ऐसे कुछ पहल करके इसका समाधान खोजा जा सकता है। अब आज की चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है, सैन्य बल विशेष शक्तियां अधिनियम, जिसे अपसपा कहते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये अधिनियम आपातकाल के समय वर्ष 1977 में पारित किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा बलों के पास यह अधिकार होता है कि वे इस क्षेत्र में 10 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा सकते हैं। तीसरा कथन है, इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को कानून तोड़ने वाले व्यक्तियों को गोली मारने का अधिकार भी दिया गया है। पूछा जा रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? विकल्प है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 1, 2 और 3।
तो इस तरह से हमने बात कर लिया कि जो न्यूज़ आ चुकी है कि मणिपुर में अब जो सैन्य बल विशेष शक्तियाँ जो अधिनियम है, जिसको हम अप्सपा कहते हैं, ये नहीं हटने वाला है। तो जिसके बारे में हमने चर्चा की और इससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी हमने डिटेल से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। और आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।